हेलो दोस्तों। बताइए बताइए, इस हफ्ते भारतीय बाजार का मूड कैसा रहा? क्या सेंसेक्स और निफ्टी ने आपको हंसाया या अमेरिकी बाजारों के शुक्रवार के झटके ने आपको रुला दिया? जो भी हो, आज हम बात करेंगे उस असली सोने की। पिछले कुछ हफ्तों से आप सोना और चांदी की जबरदस्त दौड़ देख रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा, अब क्या करें? खरीदे, होल्ड करें या दूर रहें? आज के डीप डाइव में हम इस पूरे खेल को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज होगी मस्ती और मुनाफे की बात। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। मार्केट मस्ती वीकली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चंद्रा। आज हम देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते में बाजारों में क्या धमाल हुआ। तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड होने वाला है फुल ऑफ एक्शन। देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स में निफ्टी और सेंसेक्स ने जोरदार रफ्तार पकड़ी, और पिछले हफ्ते हमारे भारतीय बाजारों ने तो कमाल ही कर दिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडाइसेस जोरदार तेजी में रहे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों घोड़े लगाम छोड़कर दौड़ रहे हो। और इन दोनों ने मिलकर 1.5%, लगभग 1.5% की बढ़त दिखाई। और सबसे बड़ी वजह अगर हम देखें तो एक तो हमारे देश की कंपनियों के नतीजे या रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और दूसरा विदेशी निवेशक भी अब हमारे बाजार में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन एक बात, हफ्ते के आखिरी में शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में बड़ी गिरावट आई है, जिसका असर शायद हमें अगले हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे दोस्त और को होस्ट आदित्य को। आदित्य, गुड मॉर्निंग। हाउ वाज द वीक एंड हाउ आर थिंग्स इन यूएस? वीक बढ़िया था। शुरुआती कुछ दिनों में तो S&P 500 और नैस्डैक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे 4 दिन। लेकिन पांचवें दिन अच्छी खासी गिरावट हुई। ये पिछले 1-2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट थी। नैस्डैक 3.5% के आसपास गिरा, और S&P 500 2.7% के आसपास। तो ये बेसिकली हुआ क्या कि ट्रम्प ने एक अनाउंसमेंट किया कि चाइना के साथ उनका जो ट्रेड डील चल रहा है, उसमें बेसिकली यूएस जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके लिए चाइना ने थोड़ा और क्लैम्प डाउन किया है कि हम दूसरी कंट्रीज को नहीं बेचेंगे, और सप्लाई वगैरह रेस्ट्रिक्शन किए हैं। तो उसके रिटेलिएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोला कि हम चाइना पे 100% टैरिफ लगा देंगे। तो सडनली ये फ्राइडे को जब न्यूज आया, तब से मार्केट काफी स्लाइड हो गया। तो अब देखते हैं हम, ये बेसिकली न्यूज ड्रिवन इवेंट्स जो रहते हैं वो 2-3 दिन के में इनका जो पूरा जो डिस्काउंटिंग होता है, मार्केट डिस्काउंट कर लेता है, और फिर उसके बाद से एक रिकवरी आ जाती है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि शायद मंडे ट्यूसडे भी हम थोड़ा सा मार्केट वीकनेस देखें। फिर उसके बाद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ बैक ट्रैक कर दें, या फिर कुछ दूसरा कुछ अपडेट आ जाए, या फिर मार्केट खुद ही इस खबर को डिस्काउंट करके आगे मूव ऑन करे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि अमेरिकी और भारतीय बाजारों की बड़ी खबरें क्या रही। टाटा कैपिटल का एक काफी बड़ा आईपीओ, 15,500 करोड़ का आईपीओ चल रहा है, और साथ ही साथ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का भी 11,600 करोड़ का आईपीओ चल रहा है। इसका अलॉटमेंट का स्टेटस भी, एटलीस्ट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेटस तो पता चला है। मैंने खुद अप्लाई किया था और मुझे कुछ शेयर्स अलॉट हुए हैं। टाटा कैपिटल का प्रोसेस आई थिंक पूरा नेक्स्ट वीक होने वाला है। हाँ, तो हमारे कुछ यंग व्यूअर्स के लिए बता दूं कि आईपीओ का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। टाटा कैपिटल और एलजी जैसे बड़े नाम मार्केट में आ रहे हैं, इसलिए लोग भी एक्साइटेड है। टाटा कैपिटल अपना पैसा ग्रोथ में लगाएगा, जबकि एलजी का पैसा साउथ कोरिया की पेरेंट कंपनी को जाएगा। मेरे ख्याल से सेंसेक्स और निफ्टी का ऊपर जाना ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का मूड काफी पॉजिटिव है, जो कि मिडल ईस्ट में टेंशन कम हुई है, और इंडिया अमेरिका ट्रेड डील की भी बात हो रही है। तो ये रीजंस है जिससे कहीं ना कहीं मूड पॉजिटिव बना है। थोड़ी बात करेंगे सोने की, हमारे डीप डाइव सेगमेंट में भी विस्तार से समझेंगे कि सोना और चांदी की जो रैली चल रही है उसके क्या रीजंस है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो आदित्य, अगर हम समराइज करें यूएस मार्केट का जो पिछले वीक का जर्नी, जैसे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो आप उसमें कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहेंगे?
अगला रेट कट कब आ सकता है? मार्च की प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है 95%। तो हम अगले 6 महीने में 3 रेट कट तो सॉलिड देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी तो यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो है वो रेट कट का साइकिल है, तो वो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से। अमेरिकी बाजारों की बड़ी खबरें तो उसमें जैसे एनवीडिया ने एआई में जो धमाका किया और एक्सएआई डील के बाद जो एनवीडिया स्टॉक है वो रिकॉर्ड हाई को छुआ, और यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन तो चल ही रहा है जिसके चलते जॉब्स डेटा डिले हो गया। और सबसे बड़ी खबर यही रही कि ट्रंप ने चाइना पर नए टैरिफ्स की धमकी दी है। दोस्तों यही था पिछले हफ्ते का पूरा समरी। इसका मार्केट पर क्या असर हुआ हो हमने देखा ही। अब हम बात करेंगे अगले हफ्ते की तैयारी, यानी वो कौन सी बड़ी खबरें, डेटा और इवेंट्स है जो अगले हफ्ते बाजार की चाल को तय करेंगे। तो देखा जाए तो भारतीय बाजारों में रिजल्ट्स आएंगे, टीसीएस, टाटा एलेक्सी और बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स 9 अक्टूबर से अनाउंस हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आईपीओ की काफी हलचल रहेगी। सितंबर का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और इन्वेस्टर जानना चाहेंगे कि आरबीआई रेट कट करेगा या नहीं। ये थी कुछ खबरें या कुछ इवेंट जिस पर अगले हफ्ते भारतीय बाजारों में हमें नजर रखनी होगी। साथ ही साथ अमेरिका बाजारों की बात करें तो अगले हफ्ते मुझे लगता है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पे हो सकता है कोई रिजोल्यूशन आ जाए, और एफओएमसी की मीटिंग के कोई मिनट्स अगर आते हैं तो वो भी मार्केट को चीयर करेंगे। दोस्तों इस हफ्ते की कहानी कुछ ऐसी है, भारतीय बाजार मजबूत थे लेकिन अमेरिकी बाजारों से आया तगड़ा झटका। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे इस हफ्ते के खास सेगमेंट की तरफ, और आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसने सबका ध्यान खींचा है, सोने और चांदी की तूफानी रफ्तार की। क्या आपके पोर्टफोलियो में भी ये चमक रहे हैं? एमसीएक्स पर सोना 1,23,677 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,50,282 प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड छू चुकी है। आखिर ये तेजी क्यों आई है और क्या आपको अभी और सोना चांदी खरीदना चाहिए? आइए गहराई से समझते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप देखो तो 100-125 साल का चार्ट देखो, यूएसडी चार्ट देखते हैं जनरली लोग, क्योंकि यूएसडी चार्ट ही अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पर। तो उस चार्ट के हिसाब से लोग देखते हैं कि 1979 में सिल्वर ने एक नया हाई बनाया था लगभग $50 के आसपास। वो 1979 के बाद वो सीलिंग लिमिट बन गई थी। 1979 में जो हाई बना था $50 का, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आ गया और फिर 2011 में वापस $50 का हाई इसने रीटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। तो अगर इसके बाजू में हमने एक टेबल रखी है, उसमें सिल्वर का प्राइस है 1979 का और 1980 का प्राइस हमने हाईलाइट किया है। तो ये प्राइस क्या दिखाता है कि सिल्वर का रेट उस टाइम पर 1500 रुपए था पर केजी, और ये रेट आज की डेट में हमारा हो गया है 1,46,000। तो अगर आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ट है वो यूएसडी चार्ट जो दिखाता है कि प्राइस वहां से गिरता गया है, बट इंडिया का सिल्वर रेट जो है आईएनआर करेंसी में, वो रेट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहा है। उस रेट में कोई गिरावट नहीं हुई। तो ये बेसिकली क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा करेंसी भी अगर आप देखें तो ओवर लास्ट सो मेनी इयर्स इट हैज बीन ऑन अ डिक्लाइन। अगर 1979 का इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट देखें यूएसडी के अगेंस्ट, तो उस टाइम पर डॉलर और रुपी का कन्वर्जन रेट था 8, और अभी ये कन्वर्जन रेट हो चुका है 8.69। सो अगर आप सोचें कि लगभग 11 गुना हो चुका है यूएसडी टू आईएनआर एक्सचेंज रेट। तो ये सब के कारण क्या है कि हमने इंडियन मार्केट में सोने और चांदी की तेजी हमेशा देखी है, जबकि अगर आप ग्लोबल यूएस चार्ट वगैरह में देखेंगे यूएसडी करेंसी के पर्सपेक्टिव से, तो ये चार्ट कुछ अलग ही स्टोरी दिखाते हैं। ये चार्ट दिखाते हैं कि ये कमोडिटीज ने उस तरीके के रिटर्न नहीं दिए हैं, बट इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये अप ट्रेंड में हमेशा रहा है। तो अब अगर मैं 1979 का टोटल सॉलिड नटशेल में आपको इंफॉर्मेशन दूं कि अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स में पैसा लगाया होता है 1 अप्रैल 1979 को, तो आज वो 660 गुना होता।
1 अप्रैल 1979 को सेंसेक्स की वैल्यू थी 125 और आज जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपका पैसा 660 गुना हो चुका होता। और अगर यही पैसा आपने सोने में लगाया होता 1 अप्रैल को 1979 को, तो आपको लगभग 150 गुना का रिटर्न मिल चुका होता। और अगर आपने यही पैसा सिल्वर में लगाया होता, चांदी में, तो आपको 100 गुना का रिटर्न मिलता। तो 100 गुने के रिटर्न में आपको मार्केट लगभग 10-10.5% का एनुअल सीएजीआर दे रहा है, और 150% का जो गोल्ड ने रिटर्न दिया है उसने आपको 11.5% का रिटर्न दिया है। और इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स ने आपको 660 गुना पैसा किया है, जिसमें सेंसेक्स ने आपको 15% का कंपाउंडिंग दिया है। तो ये आपको एक स्टोरी दिखाता है कि बेसिकली इंडियन मार्केट में इनकी रैली हमेशा कंटिन्यू रही है। हमने अंडरलाइंग फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि जो सिल्वर और गोल्ड की प्राइस रैली के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स क्या होते हैं अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, तो क्या होता है बहुत सारे कंपनीज और इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो कि बॉन्ड्स वगैरह में अपना पैसा लगाए होते हैं, उनकी यील्ड कम होने लगती है। तो वो क्या करते हैं, वो सेफ हेवन की तलाश करते हैं, और वो सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर अक्सर हम देखें तो पिछले 100 साल से इन सेफ हेवन का काम किया है। तो ये फैक्टर अभी भी वैलिड है। जैसे रेट कट साइकिल बिगिन हो रहा है, तो अगले 1 साल तक तो अच्छा रेट कट रहेगा, तो ये यूज केस अभी भी सॉलिड है, तो ये रैली में कंट्रीब्यूट करेगा। अगला फैक्टर अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो ये फैक्टर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी संभाली है, तब से वो हर हफ्ते कोई ना कोई नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आते हैं, या फिर कोई ट्रेड डील का कोई नया इशू बना देते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वर्ल्ड में एक जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी फैली हुई है। कई जगह वर्ल्ड में ऐसे वॉर्स चल रहे हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को, स्पेशली वॉर टॉर्न कंट्रीज हो या फिर इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट में हो, उनको अपना पैसा यूएस मार्केट या वॉर टॉर्न कंट्रीज से निकालकर कहीं ऐसी जगह लगाना है जहां वो कुछ अगले 3-4 साल, 5 साल, 3 साल मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं तब तक तो ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो इससे एक ये हमें व्यू मिलता है कि अगले 3-4 साल तक सिल्वर और गोल्ड में ये तेजी बनी रहेगी। फिर अगला है इन्फ्लेशन एंड करेंसी वीकनेस। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या करता है कि इन्फ्लेशन आपको, आज अगर आप 10,000 रुपए में एक सर्टेन बास्केट ऑफ गुड्स खरीदते हैं, तो 1 साल बाद क्या होगा, महंगाई के कारण वो बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने के लिए आपको 10,000 की जगह 11,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो बेसिकली इन्फ्लेशन है। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है या करेंसी वीक हो रही है, तो उस चक्कर में क्या होने लगता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि मुझे सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट करना है। वो भी एक रीजन बनता है जिसके कारण लोग सिल्वर, गोल्ड ईटीएफ्स में या प्रेशियस मेटल में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। अब अगला फैक्टर आता है इंडस्ट्रियल डिमांड। तो गोल्ड की तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है, बट सिल्वर की काफी इंडस्ट्रियल डिमांड है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखो, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिल्वर की काफी डिमांड होती है। और ये जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें तो ऐसा होने लगा है कि आजकल 50 ग्राम से ज्यादा सिल्वर की डिमांड होती है पर व्हीकल के लिए। और जिस तरीके से व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं और बैटरीज, सोलर पैनल्स में सिल्वर की काफी डिमांड रहती है। तो और भी बहुत सी जगह हैं जहां सिल्वर की जरूरत बढ़ती ही जा रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोग प्रेशियस मेटल के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री भी इनको आजकल खरीदने लगी है। तो उस चक्कर में यह है कि इनका यूज केस जो है इन्वेस्टमेंट का, वो और भी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है समय के साथ। अब अगला फैक्टर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड सेंट्रल बैंक बाइंग। तो यहां क्या हो रहा है कि पिछले 2-3 साल की तेजी में बहुत सारे नए नए ईटीएफ्स बने हैं। हर फंड हाउस, एएमसी कंपनी ने अपने अपने ईटीएफ बना दिए हैं सिल्वर और गोल्ड के। तो उनको भी मंथली एसआईपी के थ्रू पैसा आ रहा है। तो जब सिल्वर और गोल्ड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू पैसा आता है, तो वो भी एक बुलिश मोमेंटम बनाता है। तो उसके कारण भी इनका प्राइस फर्दर एप्रिशिएट होता है। अब अगला हम देखें तो टेक्निकल एंड सेंटिमेंट ड्राइवर्स।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है तो मार्केट में एक जनरली एक फोमो का इफेक्ट भी क्रिएट हो जाता है। तो उस चक्कर में जिन लोगों ने ये रैली मिस कर दी होगी वो शायद अब लेट ज्वाइन करेंगे, और बीच में जो टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखते हैं कि नए नए ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो वहां ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि फर्दर एप्रिसिएशन के लिए अगले 20-30% के एप्रिसिएशन के लिए और पैसा लगाया जाए। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनका एक कंबाइंड इफेक्ट हमें देखकर ऐसा लगता है कि अगले 2-3 साल तक इनकी रैली अच्छी सॉलिड कंटिन्यू होगी। ओकेजनल बीच में अगर थोड़ा बहुत पुल बैक होता है तो वो एक अच्छी बाय ऑन द डिप्स अपॉर्चुनिटी होगी। इसके साथ अगर हम अगली स्लाइड में जाएं तो एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहता था कि करेंसी वीकनेस जो हमें अक्सर देखने नहीं मिलती है, क्योंकि हम इंडियन करेंसी बस को देखते हैं, और इंडियन करेंसी क्या है, वो इमर्जिंग मार्केट्स में एक एक्सेप्शन रही है पिछले कुछ सालों से। तो हम अगर देखें तो यूरो को देखें या स्विस फ्रैंक को देखें या कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, न्यूजीलैंड डॉलर, तो ये बेसिकली पिछले एक साल में इस टेबल में हमने दिखाया है कि ये कितना एप्रिशिएट हुए हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो जैसे अगर आप देखें सबसे ज्यादा तो इसमें न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन 10 और 11% एप्रिशिएट हुए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जब यूएस डॉलर वीक हो रहा होता है तो आप सोचिए कि अगर आप एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है और आप ग्लोबल फंड्स में भी इन्वेस्टेड हैं और यूएस में भी इन्वेस्टेड हैं, तो आपको लगेगा कि आपने अगर कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बेसिकली इसकी वैल्यू घट जाएगी क्योंकि दूसरी करेंसी स्ट्रॉन्गर हो रही है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप किसी भी दूसरी करेंसी को अगर होल्ड करोगे तो अगेन यू हैव द करेंसी रिस्क। सो उस करेंसी रिस्क से बचने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने पोर्टफोलियो का 15-20% एक्सपोजर सिल्वर या गोल्ड में डाल दोगे, क्योंकि वो उनका लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। तो ये आपको एक करेंसी रिस्क से भी फाइट करने के लिए एक एम्यूनिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज केस है। और ये जो ट्रम्प प्रेसिडेंसी में यूएस डॉलर काफी वीक हो रहा है, ये यूएस डीएक्सवाई जो इंडेक्स होता है वो लगभग 11% गिरा है इस साल। तो मुझे लगता है कि ये सारे यूज केस स्पेशली यूएसडी अभी अगले साल भी और वीक हो सकता है, जिस तरीके से इनके ग्लोबल डेट वगैरह और बढ़ रहे हैं, स्पेंडिंग काफी करने वाले हैं ये, और टैरिफ इम्पैक्ट का भी इम्पैक्ट नेगेटिवली होने वाला है इकोनॉमी में। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि सिल्वर और प्राइसेस की रैली अभी इसमें काफी लेग्स बचे हुए हैं, और अभी अगले साल 2 साल तो हमें इसमें से कोई गिरावट के ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखते नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आदित्य ने बहुत ही अच्छी तरह से वो सारे कारण एलेबोरेट किए जिसकी वजह से ये रैली आई है सोने और चांदी में। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, और अगर हम हाल की बड़े उछाल देखें तो पता चलता है कि यह रैली कितनी खास है। जैसे कि सोने ने इस साल ईयर टू डेट 58% की तेजी दिखाई है, और जो 1979 के बाद इसकी सबसे बढ़िया सालाना परफॉर्मेंस है। चांदी भी कम नहीं है, यह करीब 70% ऊपर गई है, और पहले बताया था कि चांदी ने $51.235 प्रति औंस का स्तर छुआ, जो 4 दशक से ज्यादा यानी कि 1980 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। टू रिमाइंड टू आवर व्यूअर्स दैट 2011 में एक बड़ी तेजी के बाद चांदी लगभग 1 दशक तक शांत रही थी। यह बताता है कि ये प्रेशियस मेटल्स लंबे समय तक शांत रहने के बाद तेज रफ्तार पकड़ सकते हैं। और आदित्य ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि ग्लोबल अनिश्चितता या ग्लोबल अनसर्टिनिटी, डॉलर का कमजोर होना, उसके साथ साथ जो सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी हुई है, और सोना और चांदी अलग अलग तरह से चलते हैं। सोना मुख्य रूप से डॉलर और इंटरेस्ट रेट के साथ तालमेल बिठाता है, वही चांदी का बड़ा हिस्सा सोलर पैनल और विंड टरबाइन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में वगैरह यूज होता है। चांदी की मांग सप्लाई से ज्यादा है। आदित्य, हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। देखिए, जिनके पास ऑलरेडी ये अच्छा खासा एक्सपोजर है या एसआईपी जिनने चांदी और सिल्वर और गोल्ड में किया हुआ है, वो तो अभी सिट टाइट करें और उसको बेचने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इसमें तेजी हम अभी और देखेंगे आने वाले समय में।
और दूसरा ये है कि लोगों को अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, और अगर उसमें लगभग 10 या 15% एलोकेशन नहीं है चांदी या गोल्ड में, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। एक प्लान बना लें कि एक सर्टेन अमाउंट अगर आपको इन्वेस्ट करना है साल में, तो उसके 12 इंस्टॉलमेंट में आप पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो में प्रेशियस मेटल्स का एक्सपोजर रहेगा, और ये बेसिकली क्या आपको करेंसी रिस्क, ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी से आपको बचाते हैं। तो ये बेसिकली एक एंटीडोट है कि आपका पोर्टफोलियो किसी भी केस में आपको 10 या 11% जैसे हमने देखा पिछले 46 साल की हिस्ट्री में, ये दोनों एसेट क्लास आपको दे रहे हैं। तो ये 10 से 15% पोर्टफोलियो में एक्सपोजर करने का डिजर्व करता है। ये दोनों कैटेगरीज जो हैं प्रेशियस मेटल्स की, सिल्वर एंड गोल्ड, 10 से 15% एलोकेशन तो डिजर्व करता ही है। तो हमें मतलब एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, और अभी इसमें तेजी काफी बची हुई है, तो मुझे लगता नहीं है कि जिनके पास है उनको बेचने की जल्दबाजी करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे दोस्तों ने बात की पहले भी कि चांदी सोने से ज्यादा वोलेटाइल है और इसकी कीमत इंडस्ट्रियल मांग पर भी निर्भर करती है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में भी कमी आने पर यह प्रभावित हो सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिल्वर ईटीएफ से चांदी में इन्वेस्ट ऑलरेडी करते हैं, तो सिल्वर ईटीएफ से वो अभी अपने वास्तविक मूल्य है उससे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, कि इसका मतलब है कि सप्लाई की कमी के कारण निवेशक ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो मैंने कई एक्सपर्ट्स की सलाह देखी है कि चांदी में अभी ज्यादा निवेश करने से पहले इसके एनएवी को थोड़ा शांत होने दे। तो अभी के लिए शायद थोड़ा सब्र रखें। और जैसे कि मैं बताऊं कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कोटक ने तो नया निवेश भी रोक दिया है उनके ईटीएफ में। और जैसे हम बात कर रहे थे कि चांदी को एक टैक्टिकल निवेश मानना चाहिए, इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर रखें और लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर डॉलर मजबूत होता है या जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लौटती है और टेंशन कम होते हैं, तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकती है, थोड़ा मुनाफा वसूली प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। और घरेलू बाजार में सोने का मजबूत सपोर्ट 1,19,800 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। तो आदित्य, कुछ आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में व्यूअर्स को बता सकते हैं? अब आप देखिए ना, क्या है कि जब से हम सोने चांदी को देख रहे हैं, अब जब हमने करियर शुरू किया, तो उस टाइम के प्राइस अगर आप देखें तो 6,000, 6,500 इस तरीके से गोल्ड का प्राइस हुआ करता था जब मैंने पहली बार गोल्ड लिया, तो अपने पैसों से तो 6,000-6,500 से अगर आप देखें तो अभी 1,21,000 22,000 हो गया है प्राइस, राइट? तो आप देखें 20 गुना इसने रिटर्न दे दिया है, ठीक है? तो उस टाइम पे आप मतलब अगर आपने एक चेन ली होगी तो आज आप उससे गाड़ी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं इंडिया में। तो उस तरीके से जैसे 10 या 15% एलोकेशन आपने किया, तो इसमें आपको बिल्कुल कम से कम ओवरहेड है, कम से कम मैनेजमेंट है, और ये एसेट क्लास आपको डेफिनेटली रिटर्न देंगे। तो ये लंबे समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट एक नो ब्रेनर है। जहां तक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का सवाल है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको हमेशा एसेट एलोकेशन अप्रोच रखनी चाहिए, और सोना इक्विटी शेयर्स का विकल्प बिल्कुल नहीं है और बन नहीं सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह डेट के हिस्से को रिप्लेस कर सकता है। यानी आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ के लिए इक्विटी रखें और सुरक्षा विकल्प के रूप में गोल्ड को जरूर रखें। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है, सोना और चांदी दोनों ही चमक रहे हैं, लेकिन दोनों की कहानी थोड़ी अलग है। सोना सुरक्षा देता है, जबकि चांदी तेजी के साथ साथ ज्यादा अस्थिरता भी लाती है। सिल्वर में अभी इंतजार करें और गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में सुरक्षा कवच की तरह होल्ड करें। और हमेशा याद रखें, एसेट एलोकेशन सबसे जरूरी है। अपनी जरूरत जोखिम के हिसाब से निवेश करें, और साथ साथ मार्केट मस्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इंडिया में आईपीओ का सीजन चल रहा है, नए मौके, नया पैसा, और यूएस में एआई स्टॉक्स ने पावर दिखाया है, लेकिन पॉलिटिक्स और शटडाउन ने थोड़ा ब्रेक भी लगाया है। अगले हफ्ते और भी धमाके होंगे। अगला हफ्ता मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया में Q2 के नतीजे आने वाले हैं और आईपीओ की लाइन लगी हुई है, और यूएस में सरकारी शटडाउन और इंटरेस्ट रेट की बातें
इन्वेस्टर्स का मूड बना या बिगाड़ सकती है, यानी बाजार में फिर से जबरदस्त मस्ती होने वाली है, तो पूरी तैयारी रखिए। I just wish everybody a happy festive season and hope that the Q2 earning results, come out really good and everybody's portfolio shines just like the precious metals, gold and silver. जाने से पहले एक छोटा सा काम, अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप अगले हफ्ते किसी खास टॉपिक पर डीप डाइव देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अगले हफ्ते तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Happy investing.